आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे होमर युग। होमर युग का शास्त्रीय ग्रीस का विकास। ग्रीस मतलब यूनान का विकास। शास्त्रीय यूनान या शास्त्रीय ग्रीस की जब हम चर्चा करते हैं तो शास्त्रीय ग्रीक जो है 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन यूनान क्षेत्र में फैला हुआ था और प्राचीन यूनानी इतिहास की अवधि को ये क्या करता है, दिखाता है, संदर्भित करता है। इसकी विशेषता दर्शन कला, राजनीति और वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ साथ एथेंस और स्पार्टा जैसे शहरों का उदय इस समय दिखाई मिलता है। एथेंस और स्पार्टा ये यूनान में ही दो शहर हुए थे जो बहुत अच्छे विकसित थे। इस युग ने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी और सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसी प्रसिद्ध हस्तियों को जन्म दिया। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ये बहुत प्रसिद्ध है, हर चीज़ में इनका नाम आपको मिलेगा। और ये आपका जब विश्व का नक्शा बनाएंगे इस प्रकार से आप ग्रीक को दर्शा देंगे। ग्रीक मतलब यूनान, हिंदी में बोलेंगे तो उसको यूनान कहेंगे। और इसमें ये भिन्न भिन्न प्रकार के शहरों का यहाँ विकास हुआ था। एक समय एक साइड जो एथेंस था, एक समय एक साइड जो है स्पार्टा था। आगे देखेंगे, ये आपके पाठ्यक्रम में है। होमर युग की जब चर्चा करते हैं, होमर युग शास्त्रीय यूनान, जो होमर युग है शास्त्रीय यूनान या ग्रीक का विकास के संबंधित है पूरा का पूरा। इसमें प्राचीन उत्पत्ति माना जाता है कि होमर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे। होमर जो है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय विद्यमान थे और अपनी रचना, दो रचना इनकी है, द इलियड और द ओडिसी। दो रचना के कारण ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। होमर युग प्राचीन यूनानी कवि होमर के जीवन के कार्यों और उससे जुड़े ऐतिहासिक काल को संदर्भित करता है जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास होने का अनुमान है। यह ग्रीस में माइसेनियस सभ्यता के पुरातन काल तक संक्रमण का प्रतीक है। जैसे कि हम भारत में जब बात करते हैं तो त्रेता युग में क्या हुआ था, रामायण हुआ था। तो उसका स्रोत हमारे पास क्या है, संस्कृत का ग्रंथ है। तो वैसे ही ये होमर ने जो रचना लिखा है इलियड और द ओडिसी, उसी से संबंधित है, उसी काल को यह दर्शाता है। एथेंस और स्पार्टा जैसे शहरों का इस समय फिर क्या हुआ, उदय हुआ। इस समय यूनान में ही एथेंस और स्पार्टा नामक दो शहरों का उदय हुआ। होमर युग में एथेंस और स्पार्टा जैसे दो शहरों का उदय हुआ और लोकतंत्र और शासन के प्रारंभिक रूपों का विकास इसमें दिखाई देता है ना। ये आपके होमर महोदय हैं, दिख रहा है पिक्चर में। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव जब इसकी हम चर्चा करते हैं, इसमें पॉइंट टू पॉइंट है, सांस्कृतिक प्रभाव उनकी चर्चा करते हैं। उनकी रचनाएं पश्चिमी साहित्य की बुनियाद है और ग्रीस और प्राचीन ग्रीस के मतलब ग्रीक के या यूनान के मूल्यों, विश्वासों और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। मौखिक परंपरा की चर्चा करते हैं। होमर की कविताएं मूल रूप में मौखिक रूप में प्रसारित की गई जो उस समय की कहानी कहने की परंपरा को दर्शाती है, जो उस समय की कहानी कहने की परंपरा को दर्शाता है। मतलब वैसे ही देखेंगे, जब वेद का जो प्रचार प्रसार हुआ था मौखिक रूप से हुआ था, ठीक वैसे ही जो होमर की कविता है उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ था, मौखिक ओरल रूप से हुआ था। वीर महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं। होमर की उनकी महाकाव्य कविताओं इलियड और ओडिसी के लिए जाना जाता है। उन्हें पश्चिमी साहित्य में मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। ये कविताएं प्राचीन ग्रीक के मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इलियड ट्रोजन युद्ध पर केंद्रित है। इलियड उनका जो महाकाव्य है वह ट्रोजन युद्ध पर आधारित है और वीरता, सम्मान और मानवीय मामलों में देवताओं के हस्तक्षेप के विषयों के ये पड़ताल करता है। किसमें, इलियड में दिखाई देता है। ओडिसी का जो नायक है वो ओडियस है और यही जो ओडियस है, ओडियस की यात्रा का अनुसरण इसमें दिखाया गया है क्योंकि वह ट्रोजन युद्ध के बाद, जब ट्रोजन युद्ध हो गया उसके बाद वो लौटने का प्रयास करता है और रास्ते में विभिन्न प्रकार की चुनौती और बाधाओं का वो क्या करता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इलियड और ओडिसी दो महाकाव्य होमर के द्वारा लिखे गए। इसको याद रखना, होमर ने क्या क्या महाकाव्य लिखा है तो बताएंगे आप, इलियड और ओडिसी। उसी की जो कथा है उस पर जो है ये आपका प्राचीन ग्रीक साहित्य जो कथा है वो आधारित है। आगे है साहित्यिक प्रभाव। होमर के कार्यों ने पूरे इतिहास में अनगिनत लेखकों और कलाकारों को प्रेरित किया। होमर ने जो लिखा है उसी के अनुसरण करते हुए इतिहास में बहुत सारे लेखकों का फिर विकास हुआ। उन्होंने नायकों, देवताओं और मानवीय स्थिति के चित्रण को आकार दिया। ऐतिहासिक संदर्भ। होमर का युग ग्रीस में शहर राज्यों के उद्भव के साथ मेल खाता है जो ग्रीक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अवधि को चिन्हित करता है जिसे पुरातन युग के रूप में जाना जाता है। मतलब जो होमर ने जो लिखा है उसको एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में भी माना जाता है क्योंकि उससे क्या हुआ है, जो प्राचीन ग्रीक का जो विकास है उससे ये मेल खाता है। जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस वगैरह लिखे हैं, किसके आधार पर लिखे गए हैं, वो
वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखे गए हैं। तो वो वाल्मीकि रामायण क्या हो गया, बेस होगा, उस समय लिखा गया था और उसी के आधार पर विकास हुआ भिन्न भिन्न। तो वैसे ही इस समय भी क्या हुआ, भिन्न भिन्न अनगिनत लेखकों का विकास हुआ ये ग्रीक में। किसको देख करके, होमर की रचनाओं को देख करके। धार्मिक महत्व की बात करें तो उनकी कविताएं ग्रीक पौराणिक कथाओं के दायरे में उतरती है, मानवीय मामलों में देवताओं और भाग्य की भूमिकाओं को खोज करती है। मतलब देवता और भाग्य से संबंधित उनकी धार्मिक महत्व, उनकी रचनाएं धार्मिक महत्व की थी। अब विद्वानों में बहस होता है कि ये सही है कि नहीं है। विद्वानों में बहस है कि विद्वान होमर के जीवन, कार्यों और लेखकत्व को विश्लेषण करना जारी रखते हैं। उनकी पहचान, उनकी विशेषता, उनकी कविताओं की रचना और उनकी ऐतिहासिक सटीकता जैसे विषयों पर बहस करते हैं। मतलब ये ऐतिहासिक है कि नहीं है, इस पर क्या होता है, वाद विवाद होता है, तो इस पर बहस है। प्रसारण और अनुवाद, मतलब वो जो पुस्तक है उसका होमर के द्वारा जो लिखी गई पांडुलिपि है, पांडुलिपि प्रतियों के माध्यम से संरक्षित किया गया है और उनकी स्थायी विरासत को सुनिश्चित करते हुए कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कई भाषाओं में क्या गया है, अनुवाद किया गया है। जो होमर के ग्रंथ, जो पांडुलिपि जो सुरक्षित रखे गए हैं, उसको जो क्या किया गया है, कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है ताकि दूसरे लोग भी उसको क्या करें, जानें। शैक्षिक विरासत, होमर दुनिया भर में साहित्य पाठ्यक्रम की एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जो छात्रों को प्राचीन ग्रीक समाज, भाषा, कहानी कहने के तकनीकों के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जो होमर का जो साहित्य है वो क्या करता है, समाज के बारे में बताता है, उस समय के भाषा को बताता है, उस समय के कहानी कहने के तकनीक को वो क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो इन बिंदुओं में आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को 7 या 8 पॉइंट को आपको मिलेंगे, जैसे विद्वानों में बहस, प्रसारण का अनुवाद, शैक्षिक विरासत। इस पॉइंट टू पॉइंट आप इसको बनाइएगा। इसने प्राचीन ग्रीस में दर्शन, राजनीति, कला और साहित्य में बाद में विकास के लिए आधार तैयार किया। होमर के कार्यों की विरासत ने सदियों तक पश्चिमी संस्कृति और साहित्य को प्रभावित करना जारी रखा, जिससे कई अनुकूलित व्याख्याएं और कलात्मक प्रतिनिधित्व इससे क्या हुए, प्रेरित हुए। तो ठीक है, ये हमारे पास जब आप इसको बताएंगे तो इसमें पॉइंट में आप बताएंगे। सबसे पहले प्राचीन उत्पत्ति, इसके पहला पॉइंट हो जाएगा, प्राचीन उत्पत्ति एक हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जब बताएंगे तो आप बताएंगे कि सांस्कृतिक प्रभाव, तीसरा मौखिक परंपरा, 3 पॉइंट हो गया। 3 के बाद फिर आपका चौथा पॉइंट है साहित्यिक प्रभाव, ऐतिहासिक संदर्भ, धार्मिक महत्व, 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर विद्वानों का बहस, प्रसारण और अनुवाद, शैक्षिक विरासत। इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट इसको आप क्या कीजिएगा, होमर युग को आप समझाइएगा, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।